नमस्कार, सत श्री अकाल, खंबागणी, राम राम साहब, वड़क्कम। आप सभी का ऑर्टिक मीडिया में फिर से स्वागत है। 1-1.5 महीने के बाद मैं अविनाश भाई को फिर से खींच कर लेके आई हूँ कि आज का शो तो आपके साथ ही बनता है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि छोड़ी नहीं जा सकती है। मेरे साथ क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स नए जुड़े हुए हैं, लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस वंस अगेन डॉक्टर अविनाश सिंह। ही इज एन IITian, ही इज अ डेटा साइंटिस्ट, काफी अच्छी एनालिसिस करते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे बहुत अच्छी पकड़ है। तो अविनाश भाई, वापस ऑल्टरनेट मीडिया पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, इससे पहले आगे इनका चैनल जी की फैक्ट्स लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। इनका भी बहुत छोटा सा जी प्यारा सा चैनल है, तो वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। अच्छा अविनाश भाई, आज बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई है पटना में, मतलब क्या बोलते हैं, वर्ल्ड फेमस इंडिया के कुछ एक लोग वहां पहुंच गए थे, और उस पे आपकी क्या टिप्पणी होगी जी? देखिए, जब से ये विपक्षी एकता और ये मीटिंग में सुन रहा हूं मैं, ये नई कहानी नहीं है। 2018 में 17 से शुरू हो गई थी विपक्षी एकता बनने जो 19 का जब चुनाव था। चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, मायावती, ये सब विपक्षी तब की विपक्षी एकता में हुआ करते थे। अब ये नई विपक्षी एकता आई है जिसमें नीतीश कुमार की अगुवाई में सब कुछ हो रहा है। एक बात हमेशा सुन लीजिए कि राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, लेकिन राजनीति में हर विचारधारा की पार्टी या जातिगत पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी हो, उसका अपना एक ऐसा वोट बैंक होता है या एक ऐसा धड़ा उसको सपोर्ट करता है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे कि अविनाश सिंह होंगे कि नरेंद्र मोदी होंगे। ठीक, उनके भी विचारों को ध्यान रखा जाता है। तो विपक्षी एकता की मीटिंग का सबसे पहला मैं आप लोगों को बताऊं कि ये हो क्यों रही है। बेसिकली इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति को प्रॉब्लम है। उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अगर भारत की राजनीति में किसी व्यक्ति से सर्वाधिक घृणा करते हैं अगर, तो नरेंद्र मोदी से करते हैं। भाजपाइयों को पता नहीं क्या मजबूरी रही कि वो इतने दिन तक उनको ढोते रहे। खैर, अब तो लात मार के परमानेंट ही खत्म कर दिया व्यवस्था। 2013 में भी देखिए, नीतीश कुमार ही सबसे पहले छोड़ करके भागे थे एनडीए। 2019 के चुनाव से पहले की स्थिति भी देख लीजिए, बीच बीच में कितनी बार भागते रहते हैं, आते रहते हैं। इन्होंने एक बात और कही थी कि मोदी अगर देश में प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो हाहाकार मच जाएगा। ये 2013 का बयान है नीतीश कुमार का। तो नीतीश कुमार उसी कड़ी में अब सब कुछ एकदम सीक्वेंस में मिला रहे हैं कि चूंकि लालू प्रसाद चोर पार्टी के साथ चले गए हैं, तो चोर पार्टी के साथ चले गए हैं तो घोटाले सब खुल रहे हैं, बहुत सारे घोटाले इनके निकल रहे हैं। आज की मीटिंग की बात करता हूं मैं। देखिए, ये विपक्षी एकता नहीं हो सकती। विपक्षी एकता इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसमें एक है केजरीवाल, एक है ममता बनर्जी, एक है केसीआर, एक है अखिलेश यादव। सबने आपस में स्थितियों को बांट रखा है। कोई किसी दूसरे के स्पेस में घुसने की कोशिश जब जब करता है तो दूसरा उसको धक्का मार के बाहर कर देता है। राजनीति में आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लीजिए। क्या यह संभव है कि उत्तर प्रदेश में एक भी सीट पे कांग्रेस चुनाव न लड़े, बंगाल में कांग्रेस एक भी सीट पे चुनाव न लड़े? क्या यह संभव है कि तेलंगाना में कांग्रेस न लड़े? क्या यह संभव है कि दिल्ली में कांग्रेस ना लड़े? क्या यह संभव है कि पंजाब में कांग्रेस ना लड़े? तो विपक्षी एकता में जो नीतीश कुमार का फार्मूला है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग मात्र 227 सीटों पे ही कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए अगर भाजपा को हराना है। अच्छा, ये कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं। आज की मीटिंग में और क्या हुआ? आज की मीटिंग में केजरीवाल ने कहा कि भाई, मैं इस विपक्षी एकता में तब रहूंगा जब जो ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार दिल्ली को लेकर के आई है उसका अगर विरोध करे कांग्रेस तब। तो कांग्रेस ने कुछ नहीं बोला इस पे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों चुप रहे। तब तक उमर अब्दुल्ला ही बोल पड़े कि आप बात मत करिए। 370 के मुद्दे पे आपने समर्थन किया था, आपने समर्थन भाजपा को किया था। इसमें केजरीवाल चुप हो गए। संजय सिंह थे, केजरीवाल थे, भगवंत मान थे, राघव चड्ढा थे। भगवंत मान तो हमेशा साथ में जाते हैं, जैसे नीतीश कुमार के साथ में तेजस्वी यादव जाते हैं,
उसी तरीके से उनके साथ में वो जाते हैं। दोनों का रीजन एक ही है, उसको भी अब एक ही बिहार सरकार के पास एक ही चार्टर्ड प्लेन है, तो अलग अलग अगर जाएंगे तो वो चार्टर्ड प्लेन नीतीश कुमार चूंकि मुख्यमंत्री हैं उसकी वजह से यूज करते हैं, तो वो चार्टर्ड प्लेन में दोनों एक साथ बैठ करके जाते हैं। और केजरीवाल के दिल्ली के पास चार्टर्ड प्लेन नहीं है, वो केवल भगवंत मान के पास है, तो केजरीवाल हमेशा बुला लेता, आजा तेरे प्लेन में बैठ के चलेंगे, तो वो कूलिंग के लिए बुला लेता उस बेचारे को। चलिए कोई बात नहीं, ये अच्छा जितनी तो बात हुई। उसके बाद ये हुआ, आपने देखा होगा भारत की सारी टीवी मीडिया नीतीश कुमार को संयोजक बनाया गया, बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा फैसला, सब चला वाला, खूब डिबेट वेट भी हो गए टीवी पे इस पर। मैंने कहा कि शरद पवार जिस मीटिंग में बैठा हुआ उस मीटिंग में नीतीश कुमार को कन्वेयर या संयोजक या चेयरपर्सन नहीं बनाया जा सकता है, उसके पीछे का रीजन है। ये बात मैंने बहुत पहले अपने चैनल पे कही थी, यही तो खेल है कि उधर शरद पवार चाहता है कि मैं यूपीए का चेयरपर्सन बन जाऊं या संयोजक बन जाऊं, और ये इधर नीतीश कुमार चाहता है। और नीतीश कुमार को कांग्रेस ने दो नेताओं को यूपीए में शामिल करने के लिए मनाने की बात की थी, एक नवीन पटनायक को, एक केसीआर को। तो नवीन पटनायक तो खाना खिला के बेइज्जत करके बाहर भेज दिया, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को तो अपने कमरे तक में घुसने नहीं दिया। केसीआर आना नहीं था, जाहिर सी बात है। अच्छा एक और मजेदार बात बता देता हूं दर्शकों को जो सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इस विपक्षी एकता में जितनी भी पार्टियां हैं सबने डायरेक्ट कांग्रेस का विरोध करके राजनीति शुरू की, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट। केजरीवाल ने कांग्रेस को रिप्लेस किया दिल्ली से, पंजाब से, भाजपा को नहीं रिप्लेस किया। और गुजरात जब पहुंची तो कांग्रेस 16 पार्टी पे आ गई, 16 एमएलए पे आ गई। अब बताइए, शरद पवार कांग्रेस की पार्टी का पार्ट हुआ करता था, कांग्रेस ही तोड़ करके वो एक समय दक्षिण महाराष्ट्र का नेता बना पड़ा है। नीतीश कुमार हो चाहे लालू प्रसाद यादव हो, ये सब कांग्रेस का ही विरोध किया, इमरजेंसी के समय पे नेता बने हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस का पार्ट थी, कांग्रेस ही तोड़ करके नेता बनी है, ठीक है। तो ये जितनी भी पार्टियां हैं वो कांग्रेस, अखिलेश यादव कांग्रेस का विरोध करके, क्योंकि कांग्रेस के पास देखिए दो तरीके का और था, एक दलित और मुस्लिम का बहुत तगड़ा गठजोड़ था, ठीक है। तो ये जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं इनका सबसे पहला फार्मूला है दलित मुस्लिम गठजोड़, और तीसरा फार्मूला इनकी अपनी जाति का। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव यादव जाति जोड़ लेते हैं मुसलमानों के साथ, मायावती मुसलमान प्लस दलित जोड़ लेती हैं, लालू प्रसाद यादव यादव प्लस मुसलमान जोड़ लेते हैं। इसी तरीके का ये सब पूरा कुनबा है इनका इकट्ठा होगा। अब समस्या यह है कि कौन अपनी जगह दूसरे को दे। क्या कांग्रेस देने को तैयार है? बिल्कुल नहीं। क्या क्षेत्रीय पार्टियां देने को तैयार हैं? बिल्कुल नहीं। तो जब देने को तैयार नहीं तो विपक्षी एकता कैसी? अब आप सोच लीजिए, आज विपक्षी एकता की मीटिंग चल रही है, ममता बनर्जी आई हुई हैं, सारी कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता है। आप रुकिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, ममता बनर्जी की बात हो रही है तो कैलकाटा के उन पोस्टर्स को कैसे भूल जाएंगे जो आने से पहले ममता बनर्जी ने पूरे कैलकाटा में लगवा दिए। राहुल गांधी देवदास बन गए हैं। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, परिवार ने कहा पारो छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कहा शहर छोड़ दो। एक दिन ऐसा आएगा जब कहेंगे दुनिया छोड़ दो। उसके रिस्पॉन्स में राहुल गांधी का पोस्टर लगवाया गया और टीएमसी ने भर भर कर बड़े बड़े साइज के पोस्टर्स लगवाए हैं, राइट जस्ट बिफोर योर ऑपोजिशन मीट। ममता दीदी ने कहा बंगाल छोड़ दो, केजरीवाल ने कहा दिल्ली छोड़ दो, लालू नीतीश ने कहा बिहार छोड़ दो, अखिलेश ने कहा यूपी छोड़ दो। नीचे वाली लाइन थोड़ी सी ज्यादा ही छोटी हो गई है, थोड़ी सी और बड़ी होनी चाहिए थी। हाँ, स्टालिन ने कहा तमिलनाडु छोड़ दो। वो दिन दूर नहीं जब सभी मिलकर कहेंगे कांग्रेसियों राजनीति छोड़ दो। जी अब आप एक चीज समझिए, ये तो चलिए पोस्टर है, ये पोस्टर में बहुत छोटी बात है, ठीक। ये ममता बनर्जी ने किसके लिए कहा? कांग्रेस के लिए। अधीर रंजन चौधरी, आप जानती हैं बंगाल में कांग्रेस के इस समय सबसे बड़े नेता है, लोकसभा में विपक्ष के नेता है। अधीर रंजन चौधरी ने आज जो सेंटेंस यूज किया, इसके बाद तो ममता बनर्जी विपक्षी एकता में रहेंगे कि नहीं रहेंगे पटना जाकर के ये देखने वाली बात है। अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा, मैं एकदम एग्जैक्ट सेंटेंस पढ़ देता हूं। टीएमसी चोरों की पार्टी है,
टीएमसी चोरों की, जो उन्होंने बोला है वो मैं एकदम एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहा हूं। टीएमसी चोरों की पार्टी है, कांग्रेस जी हजूरी नहीं करेगी, कांग्रेस जी हजूरी नहीं करेगी। इसके अलावा क्या बोला आगे अधीर रंजन चौधरी ने, ये मतलब विपक्षी एकता की बात हो रही तो सारी बातें जानने की जरूरत। बंगाल में जब तक टीएमसी दहशतगर्दी चलेगी, खून खराबा चलेगा, हिंसा तनाव जारी रहेगा, कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की साजिश जारी रहेगी, तब तक ममता निश्चिंत रहिए, कांग्रेस पार्टी आपका विरोध करती रहेगी। चाहे आप पटना जाएं या दिल्ली जाएं, आप बंगाल में आकर के यहाँ की कानून व्यवस्था सुधारिए, फिर भाषण दीजिए। ये अधीर रंजन चौधरी के एग्जैक्ट वर्ड है, जिसमें मैंने कोई मिलावट नहीं की है। अब आप इससे ये अपोजिशन की मीटिंग समझ लीजिए कि कितनी बढ़िया हो रही होगी, कितना बढ़िया सब कुछ निकल गया। केजरीवाल ने साफ कह दिया है कि ऑर्डिनेंस पे बात बताओ तो शिमला की मीटिंग में आएंगे, नहीं तो टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। केजरीवाल राजस्थान पहुंचा था तो उसने क्या किया, गहलोत के बीच में और जिस तरीके से पायलट के बीच में जो सेंटेंसेस बोले, उस सेंटेंसेस को सुनने के बाद भी अगर कांग्रेस इनके साथ रहेगी या ये कांग्रेस के साथ रहेंगे तो सोचने वाली बात है। एमपी में भी वही स्थिति है, सेम टू सेम स्थिति है। तो अच्छा, कांग्रेस ने अगर ऑर्डिनेंस पे केजरीवाल का समर्थन कर दिया तो आप मान के चलिए कि कांग्रेस की बहुत बुरी गति होगी, और वो कोई और नहीं करेगा, कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता, अपने नेता ही करेंगे कि राहुल गांधी से कहेंगे भैया ये तू पकड़, तू पार्टी चला, केजरीवाल समझे, हम तो चले भारतीय जनता पार्टी में, हमारा करियर और तने खराब कर दिया सीधा। क्योंकि कार्यकर्ताओं ने कहा है कि आप दूरी बनाइए इनसे। मल्लिकार्जुन खड़गे हालांकि केजरीवाल के पक्ष में है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो केजरीवाल के साथ किसी भी तरीके के समझौते गठबंधन, क्योंकि जानती क्या होता है, यहां तो गठबंधन करोगे, वहां कार्यकर्ता कंफ्यूज होंगे, भाजपा वालों के पास पूरा तंत्र है, वो तुरंत बताएंगे अरे सब एक ही है यार, एक साथ देखो सरकार बनाए थे सब दिल्ली में, और उसके बाद देखो वो ऑर्डिनेंस में समर्थन कर रहे हैं, वो देखो विपक्षी एकता की मीटिंग में जा रहे हैं, सब एक है, तुम लोग कहां इनके चक्कर में पड़े हो कि इसको देंगे उसको देंगे, आओ तुम लोग इधर आओ। ये समस्या है कांग्रेस के साथ। अच्छा, कांग्रेस बॉस बने रहना चाहती है, नीतीश को उसने समझा दिया कि देखो तुम मीटिंग बुलाए हो तो चलो ठीक है यार, बहुत मेहनत वहनत की हो, चलो हम लोग आ जाते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें, लेकिन ज्यादा उड़ो मत, क्योंकि तुम नवीन पटनायक को भी नहीं ला पाए, केसीआर को नहीं ला पाए, बाकी तो ये सब मेरे साथ पहले से ही है, इसमें तुम कौन सा तीर मार रहे हो। अखिलेश यादव ने कोई भी बयान नहीं दिया, अखिलेश यादव आराम से बैठे रहे। हाँ हाँ, भाजपा बहुत गलत कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, तो लोकतंत्र की जब भाजपा हत्या कर रही है तो सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे, हरा देंगे, सब पूरा एकदम सब एकजुट हो गया है सब कुछ। केजरीवाल जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी छोड़ करके निकल आया, ये स्थिति थी, आप समझिएगा क्यों। अच्छा, अखिलेश यादव, आपको मैं बता दूं कि भारतीय राजनीति में अखिलेश यादव ने अपने बाप को जब पार्टी से निकाल दिया, खुद ही, किरमानंद एक बंगाल के थे, उनको बना करके कार्यवाहक, और अपने पिता को पार्टी से निकाल दिया, बड़ी थूथू हुई जब अखिलेश यादव की। तो अखिलेश यादव ने सबसे पहला गठबंधन कांग्रेस से किया उत्तर प्रदेश में, 100 सीटें कांग्रेस की थी, तब 2 युवा का एक नारा लगा था उत्तर प्रदेश में, 2017 की बात है। क्या हुआ, खुद 47 पे आ गए अखिलेश यादव, गठबंधन टूट गया, जय हिंद जय भारत जय श्री राम हो गया। अब इधर क्या हुआ उसके बाद भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा गठबंधन, सामाजिक दायरे में भी, वोट के दायरे में भी, और किसी भी एंगल से अगर उसको देखा जाए तो उससे बड़ा गठबंधन भारतीय राजनीति में कोई हुआ नहीं है अब तक। वो हुआ बसपा का और सपा का गठबंधन, मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन। सोचिए, पैर छुए गए मंचों पे, मुलायम और मायावती एक मंच पे बैठे, अखिलेश यादव बैठे, डिंपल यादव ने पैर छुए मायावती के, इतना सब कुछ हुआ। जबकि जो गेस्ट हाउस कांड था, गेस्ट हाउस कांड के बाद से
कभी भी आपस में टेलीफोनिक चर्चा भी नहीं हुई थी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों से, टॉप लेवल के लीडरशिप से और मायावती से। उसके बाद क्या हुआ, चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में 19 का। चुनाव जब हुआ तो सारे राजनीतिक विश्लेषण और ये जो खैराती टाइप के पत्रकार हैं आजकल जो घूमते रहते हैं, बस बस भाजपा निपट गई, 80 सीट यही है, यहीं से भाजपा पिछली बार 72 लाई थी तो सरकार बनी थी, तो राजनाथ बनेंगे तो अब गडकरी बनेंगे तो अल्पमत में चलेगी तो बहुमत नहीं मिलेगा। लोग पूछते थे क्यों नहीं मिलेगा भाई, दलित वोट एक तरफ, मुस्लिम वोट एक तरफ, यादव वोट एक तरफ, तो मुस्लिम और दलित मिलकर लगभग लगभग 18 से 19% या 20% के आसपास पहुंचते हैं, और यादव 10%। तो ये सब मिला करके टोटल 20% के आसपास, मतलब 18% ही मान लीजिए इनका वोट, और मायावती का 18%, तो 36% हो गया, और 10% से अधिक वोट और इनका, और जो पार्टी के कैडर पे मिलेगा, अन्य लोगों को टिकट देंगे, वो सब मिला उला करके ये लोग 50% से ऊपर चले गए। कहां, कागज पे, कागज पे 50% से ऊपर चले गए। तो चूंकि मैं राजनीति का पहले से विश्लेषण करता हूं, उसका भी डिटेल पड़ा होगा मेरे सब सोशल मीडिया पे, तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आपका क्या मत है। मैंने कहा भाजपा 60 सीट जीतने जा रही 2019। लोगों ने पूछा क्यों 60 सीट जीतेगी, मैंने कहा राजनीति में कोई वैक्यूम नहीं होता है, दो नेताओं का मिलन, वोटरों का मिलन नहीं होता है। यादव लोगों ने जितना हरिजन भाइयों को मारा है उत्तर प्रदेश में, और जितना हरिजन बनाम समण यादवों पे लगा है, ये धरातल पे गठजोड़ नहीं होगा। और हुआ यही। तीसरी बात कि मान लीजिए कि 80 लोकसभा में से 80 लोकसभा पे कांग्रेस भी सपा भी लड़ती है, बसपा भी लड़ती है। अब एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आधे आधे पे लड़ेंगे, तो आधे बसपा के नेता कहां जाएंगे, आधे सपा के नेता कहां जाएंगे। अखिलेश यादव और मायावती तो लखनऊ के नेता हैं, जो लोकल की एक कंसिस्टेंसी का नेता है उसकी तो कंसिस्टेंसी खत्म हो गई, वो तो सांसदी का तैयारी किया था, वो तो चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा, तो वो कहां जाएगा, उसकी नेतागिरी कहां जाएगी। तो उसने कहा कि हराओ ताकि अगली बार एक गठबंधन ही न रहे। तो इनके नेताओं ने भी एक दूसरे को, जहां सपा वाला लड़ा वहां बसपा वाले ने हराया, जहां बसपा वाला लड़ा वहां सपा वाले ने हराया। ये स्थिति थी, और ये स्थिति होती है राजनीति में। आप मान लीजिए कि आजमगढ़ की एक कंस्टिट्यूंसी से सांसद हैं, और समझौते के तहत वो सीट, आप सपा से सांसद है मान लीजिए, समझौते के साथ वो बसपा को चली जाती है, तो आपकी तो सांसदी गई ना। आप कहां से चुनाव लड़ेंगी, आप मोदी थोड़ी हैं, ना अखिलेश यादव है, ना मायावती है कि आप कहीं से लड़ेंगे और जीत जाएंगी। आपकी तो वही कंसिस्टेंसी है, तो आपकी राजनीति खत्म। आपकी राजनीति में से 1-2% छोड़ करके अखिलेश यादव को वोट नहीं जाने वाला, वो सब भाजपा की तरफ आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे। तो ये कहानी है विपक्षी एकता की। ममता बनर्जी का एक सेंटेंस और सुनिए। ममता बनर्जी ने एक बात और कही थी, गाली गलौज तो जो हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप, पोस्टरबाजी और चोर और सिपाही, वो तो ठीक है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर वामपंथियों के साथ या वाम दलों के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ती है, या वामपंथी दल चुनाव लड़ते हैं बंगाल के अंदर, तो इस विपक्षी एकता की मीटिंग का कुछ कोई मतलब नहीं। पंचायत चुनाव के लिए कहा था। आपको लगता है कि वामपंथी और मायावती और ममता एक हो जाएंगी? कतई नहीं। एक हो जाएंगी तो भाजपा का फायदा है। फायदा किस लिए? एक देखिए, नैरेटिव और परसेप्शन जो बनेंगे। परसेप्शन कैसे बनता है? जब मोदी ने एक चीज कहा था संसद में, बहुत सारे लोगों ने कहा मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं एक अकेला बाकी सब, कहा था ना मोदी ने। तो वही कहानी होगी कि एक अकेले को हराने के लिए सब इकट्ठा हो रहे हैं, तो एक काम करो कि इन्हीं सबको हरा दो। और शरद पवार क्या करेंगे, अब ये देखने वाली बात है जी। नहीं, शरद पवार भी आए हैं, अपनी बेटी सुप्रिया सूले के साथ भी आए हैं। अच्छा, साउथ की तरफ से स्टालिन बड़ी धूमधाम के साथ एकदम, उनकी फोटो खूब वायरल हो रखी है, बट इधर आने से पहले ना उधर अपने उन्होंने बहुत सारे ट्वीट उड़वाए हैं, आपको पता है ना उस बारे में? जी जी जी। जी, डीएमके के स्टालिन काफी धूमधाम के साथ
कुछ फोटोग्राफ्स मैं शेयर कर लेती हूँ उनकी, पर एक फोटोग्राफ सबसे बड़ी है जो इन्होंने ट्वीट किया था, और वो ट्वीट वायरल हो गया था, एंटी हिंदू एंटी बिहार वाला। उस पे बड़ा बवाल मचा हुआ है कि इनको घुसने मत दो बिहार में, इस तरीके की चीजें आई हुई है। जो वहां पर जो बिहार के इन्फ्लुएंसर्स है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उन्होंने बहुत कोहराम मचा रखा है कि इनके साथ कैसे हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि ये एंटी हिंदी की बात करते हैं ना। बिहार के लेबर्स को मारा था ना इन्होंने, टू सेंड अ मैसेज। देखिए स्टालिन बिहार में आकर के क्या करेंगे एकता में, खुद सोचिए। और स्टालिन के साथ जो ये गलबैया हो रही है ना, मनीष कश्यप वाला मुद्दा बहुत तगड़े से जोर पकड़ेगा इससे। पकड़ चुका है अविनाश भाई। ट्विटर पे मनीष कश्यप जहां जहां पे डीएम के है, वहां डीएम को टैग करके, इनके कई लीडर्स को टैग करके, कश्यप का टैग करके काफी वायरल चल रहा है सुबह से। ये मैं वहीं से लेकर आई हूँ, ट्विटर से, एक वहीं के लीडर ने बनाया जी। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, आपको ही रिप्लेस करके अगर मैं सत्ता में आया हूं, तो आपसे ही जब गठजोड़ करूंगा मैं, तो किस हिसाब पे करूंगा, क्या कहूंगा? ट्वीट डिलीट करूंगा, अपने शब्द वापस लूंगा। जैसे ममता बनर्जी आई, लालू प्रसाद यादव पैर छू लिए। ममता बनर्जी एनडीए में भी थी ना, पेपर कटिंग उठा करके देखिए लालू के लिए क्या क्या बोलती थी। अच्छा वो भी छोड़ दीजिए, अभी चुनाव में क्या बोल रही थी कि बिहार से आए हुए गुंडे बंगाल में गुंडागर्दी फैला रहे हैं। अभी रिसेंट का है, जस्ट इसी साल का। ये सब जब चीजें हो रही है ना, तो अब ये चीजें सर्कुलेट होंगी धीरे धीरे। जब सर्कुलेट होंगी तो जनता के बीच से उसका रिएक्शन आएगा, और जनता जब रिएक्शन देती है ना, तो बहुत सारी चीजें अपने आप लोगों को समझ में आने लगती। एक चीज और मैं बता दूं, 2018 में मोदी की अगर सीटें कम हुई तो बड़ी पार्टी रहेगी, पीएम नहीं बनेंगे। विपक्ष की कोशिश है कि 200 से अधिक सीटें न लेने दें। चुनाव आते आते विपक्ष की कोशिश है कि पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो मोदी पीएम नहीं बनेंगे। तब तक टीवी चैनल वाले राजनाथ सिंह की सदरी उदरी सिलवा देते थे, राजनाथ सिंह कपड़ा उपड़ा तैयार करके बैठे। नहीं 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 नहीं, तब तक उधर वाले बताने लगते थे, महाराष्ट्र वाले पत्रकार की नितिन गडकरी भी अपना सब जूता उता पॉलिश करके रखे हुए हैं शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए। अंततः हुआ क्या? अंततः तो रिजल्ट सबको पता है ना कि फाइनल रिजल्ट क्या आया। आज एक बहुत छोटा सा एक रिक्शा वाला था, वो ऑटो रिक्शा वाला था, वो मोबाइल में देख रहा था। मैंने बोला भाई क्या देख रहा है? कह रहा कुछ नहीं भैया, ये देख रहा हूं सारे चोर मोदी को हटाने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। मैंने कहा नहीं यार, मोदी हटना ही चाहिए। कह रहा क्यों हटना चाहिए भैया, इतना अच्छा काम कर रहा है तो क्यों हटना चाहिए? फलाना ढिकाना, अपना दुनिया भर की सारी जितना उसको समझ में था उस सब बातें बता दी उसने। मैंने कहा चल भाई मैं भी मोदी का ही समर्थक हूँ यार, मैं तो टेस्ट कर रहा था तेरा कि तू क्या कहता है। तो ये स्थिति है, ये परिस्थिति है। ऐसा नहीं है कि इन नेताओं ने सत्ता नहीं भोगी, ऐसा नहीं कि इन नेताओं ने सत्ता चलाई नहीं है, ऐसा नहीं है कि जनता इनको जानती नहीं। केजरीवाल जानता है कि इस विपक्षी एकता में मुझे कुछ मिलेगा नहीं, मैं पीएम वैसे भी बनने वाला नहीं, लेकिन इसके चक्कर में मेरे पास जो राज्यों में सीटें बढ़ रही हैं वो भी बढ़नी बंद हो जाएंगी। कुछ एक पार्टीज आई नहीं जिसमें सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग था बीआरएस का ना आना। साध का तो सबको पता था कि बीजेपी की तरफ मुड़ रही है, झुकाव हो रहा है थोड़ा। वैसे एक हाथ पे वो अरविंद केजरीवाल को भी के साथ भी खेल रही है शिरोमणि अकाली दल। बीजेडी का सब पता ही था कि वो आएंगे नहीं, जगन मोहन रेड्डी का सबको पता था नहीं आएंगे, बीएसपी का भी सबको आइडिया ही था। पर जेडीएस अब उसने साइड ले ली है, और बीआरएस का बड़ा मजेदार था ना आना। ये दोनों क्यों नहीं आए? देखिए 18 की मीटिंग थी, 15 आए। 15 में से अगली बार 1-2 के आने की उम्मीद नहीं है। 3-4 बार मीटिंग होगी तो ये 10 पे आ जाएंगे, और ये वहीं आ जाएंगे जहां पे यूपीए है।
देखिए बीआरएस भी राजनीति किसके खिलाफ कर रही है तेलंगाना में? तेलंगाना में चुनाव है भाई। बीआरएस की राजनीति क्या है तेलंगाना में? कांग्रेस विरोध। पहले वो टीआरएस थी, तेलंगाना संघर्ष समिति थी, उन्होंने तेलंगाना अलग राज्य बनवा लिया, सत्ता पा लिए, सारी बातें ठीक हो गई। विरोध की राजनीति वहां कांग्रेस की है उनकी। वो मीटिंग में अगर आए, अविनाश भाई आप फ्रीज हो गए हो शायद। अविनाश भाई, पीपल कैन हियर मी राइट? सबको मेरी आवाज जा रही है? एक बार यस कर दीजिए। अविनाश भाई आपका, आप, हाँ अब आ गया, ठीक है अब आइए, आपका स्क्रीन हिलने लग गया जी। देखिए मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले बीआरएस टीआरएस जो थी, उसकी स्थिति यह है कि वो हिंदू राजनीति करने जा रही है, और उधर ओवैसी और बीआरएस की भी जम नहीं रही है आपस में। ओवैसी और बीआरएस में भी बातचीत चल गई है, क्योंकि बीआरएस को पता है कि हिंदू पॉलिटिक्स करना है, क्योंकि भाजपा जय श्री राम के साथ पॉलिटिक्स कर रही है तेलंगाना में। तो उसको लगता है कि ओवैसी के साथ हम हिंदू पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं। और ओवैसी जैसे उसको हिंदू पॉलिटिक्स करते हुए देखा तो सोचा मेरे पे खतरा है, तो इन लोगों का आपस में जो भी 2 4 10 सीटों पे इनका अपना हिसाब किताब है या जो भी माहौल है, उधर वो बात नहीं बन रही है। और कांग्रेस का समर्थन करते ही स्थिति ये हो जाती बीआरएस की कि भारतीय जनता पार्टी को आराम से 5-7% वोटों की बढ़त मिल जाती। तो जब तक तेलंगाना का चुनाव ना हो जाए तब तक तो कोई जाकर के अगर पैरों पे भी लौट जाए केसीआर के, तो केसीआर नहीं माने। मैं आपको एक चीज बताता हूं अंदर की, ममता बनर्जी, केसीआर और अरविंद केजरीवाल एक हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ममता बनर्जी, केसीआर और अरविंद केजरीवाल एक। ममता बनर्जी अपने दम पे 2-3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी, बीआरएस अपने दम पे सत्ता में है, केजरीवाल 2 राज्यों में अपने दम पे सत्ता में। ठीक है, झूठ बोलता है, चोर है, क्या है, ऐसा है वैसा है, वो एक अलग चीज है, जो राजनीतिक पहलू में उसकी बात बताता हूं। नीतीश कुमार कभी अपने दम पे सत्ता में नहीं रहे, शरद पवार कभी अपने दम पे सत्ता में नहीं रहे। अजीत पवार ने तो सवाल ही कल उठा दिया था इस पे। क्यों सुनेंगे शरद पवार की, नीतीश कुमार की? भाई इसलिए कि तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा है। तो उम्र बहुत ज्यादा है तो तुमने राजनीति में हासिल क्या किया? बैसाखी तो हो, कभी इसकी कभी उसकी, कभी उसकी कभी उसकी। ममता, अच्छा आप बताइए राजनीतिक हैसियत जो है ममता बनर्जी की बड़ी है कि शरद पवार की बड़ी है? राजनीतिक हैसियत केजरीवाल की बड़ी है कि नीतीश कुमार और शरद पवार की बड़ी है? 2 प्रदेश में सरकार है उसकी, आधा प्रदेश दिल्ली और पूरा प्रदेश पंजाब, और इन कांग्रेसियों को लतिया के उसने लिया है। ममता बनर्जी ने उन्हीं कांग्रेसियों को, वामपंथियों को लतिया करके लिया है वहां सत्ता। तो हैसियत की बात चल रही है मैम। यहां टीवी ने बताया कि चाणक्य हैं शरद पवार, न टीआरएस मान बीआरएस मान का जो है वो मानने वाला है कि तुम बड़े नेता हो, न वो मानती है ममता बनर्जी तुम बड़े नेता हो, न वो मानते तुम बड़े नेता हो। लालू के पैर छुए उसने, ममता बनर्जी ने। लालू को बड़ा नेता मानती है ममता बनर्जी। रीजन ही है लालू को बड़ा नेता मानने का, लालू ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई पूरे बिहार में। भाई लालू की हैसियत पूरे बिहार की राजनीति में है। जबरदस्ती कोई कह दे कि नहीं मैं बड़ा हूं क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा है, मुझको लोग चाणक्य कहते हैं, इससे थोड़ी ना राजनीति में आप बड़े हो जाओगे। और जब राजनीतिक हैसियत की बात आएगी तो बराबरी की बात होगी। और यहां देखिए किसी को सेक्रीफाइस नहीं करना है, सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं, यहां सेक्रीफाइस करना है कांग्रेस को। कांग्रेस क्या इस पे तैयार होगी? क्योंकि केजरीवाल ने ये नहीं कहा कि तुम उत्तर प्रदेश में चुनाव मत लड़ो, केजरीवाल ने कहा कि तुम दिल्ली में और पंजाब में चुनाव मत लड़ो। तो किसको सेक्रीफाइस करना है वहां पे? अखिलेश यादव को नहीं करना है दिल्ली और पंजाब में, न शरद पवार को करना है, न नीतीश कुमार को करना है, न टीआरएस को करना है, न डीएमके को करना है। वहां सेक्रीफाइस किसको करना है? कांग्रेस को करना है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कहते हैं कि कांग्रेस तुम चुनाव मत लड़ो उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में किसको सेक्रीफाइस करना है? यहाँ केजरीवाल का थोड़ी मतलब है या किसी अन्य दल का मतलब है। तो क्षेत्रीय दल तो मजे में है, कांग्रेस सोचे
कि कांग्रेस 227 पे लड़ेगी तो उसका प्रधानमंत्री कैसे बनेगा। ये सब जानती क्या चाह रहे हैं कि कांग्रेस ये फार्मूला मान ले, 227 पे लड़े कांग्रेस, कांग्रेस 25-50 सीटें जीतेगी, उसके बाद जो हम विपक्षी एकता बनाएंगे ना, उसमें इतनी सीटें अगर आ जाएं कि कांग्रेस की जरूरत नहीं पड़े तो 2 लाख मार के भगाओ, अपनी सरकार बनाएंगे थर्ड फ्रंट की, नीतीश कुमार होंगे प्रधानमंत्री उसके। तो कांग्रेस भी पुरानी पार्टी इतनी बेवकूफ थोड़ी नहीं, वो भी समझ रही है चीजों को। अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है कि केसीआर के पीछे एक और रीजन है। एक तो कांग्रेस से मुझे खतरा लगता है उन्हें, क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटका उन्होंने जीता है कांग्रेस ने, उनको लग रहा है मुस्लिम और क्रिश्चियन वोट इकट्ठे होने के पूरे पूरे चांसेस है तेलंगाना में भी। दूसरा कविता, और तीसरा एक टाइम पे जैसे था ना मुन्ना और सर्किट, वैसी ही कुछ कहानी थी केसीआर की और बांदी संजय की। बांदी संजय राइट हैंड मैन माने जाते थे केसीआर के, अब वो चले गए बीजेपी में। तो एक खतरा उन्हें वहां से भी दिखता है। तो कहीं इसी वजह से तो नहीं है कि वो दोनों साइड से दूरी बना रहे हैं और एक अपना इंडिपेंडेंट एटलीस्ट अभी, बट जो मैंने सुना है अंदर की खबर है कि थोड़ा सा उनका बैंड, मतलब चाहे इंडिपेंडेंट ही हो गए पर कम से कम उनसे मिले तो नहीं ना, बट वो दिख रहे हैं अब बीजेपी की तरफ झुकते हुए। जी अविनाश। टीआरएस मतलब या बीआरएस, एक चीज बहुत कंफर्म समझ लीजिएगा, उसको करना है विधानसभा की राजनीति, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है लोकसभा में क्या हो क्या नहीं हो। केसीआर पीएम बनने नहीं जा रहा है। मैं लोकसभा की बात कर रही हूँ, तेलंगाना में भी इलेक्शन आने वाले हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं केसीआर को करनी है कौन सी राजनीति, केसीआर को करनी है विधानसभा की राजनीति। केसीआर वाईएसआर कांग्रेस हो गई, चाहे नवीन पटनायक की सरकार हो, सीधे उसी फार्मूले पे है, क्योंकि उसको पता है प्रधानमंत्री हमको बनना नहीं है, हम सीटें कुछ ज्यादा ला भी लें तो हमारा कोई बहुत बेनिफिट होने वाला नहीं है, इसलिए अकेला चलो। 24 साल से नवीन पटनायक है ना मुख्यमंत्री, कभी सुनी है कोई हो हल्ला? सरकार किसी की रही हो, कांग्रेसियों की रही हो चाहे भाजपाइयों की रही, क्या फर्क पड़ता है उसको, उस व्यक्ति को? क्योंकि वो ये विपक्षी एकता कूदम फादम वाली राजनीति करता ही नहीं। उसको पता है उसकी हैसियत, कि मेरी हैसियत यही है बस, कुछ सांसद मेरे जीतेंगे, वो मेरे प्रतिनिधित्व के रूप में लोकसभा में जाके बैठेंगे, दैट्स इट, और कोई मतलब नहीं मेरा कहीं कहीं तक। कंफ्यूजन तो नीतीश कुमार को है, तो इस कंफ्यूजन का कोई इलाज नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि शिमला में मीटिंग होने दीजिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिस दिन बनेगा उस दिन मैं बताऊंगा, और उस दिन आप लोग देखिएगा जो मैं आज बोल रहा हूं, दावे के साथ बता रहा हूं मैं। और मैं चाहता हूं कि विपक्षी एकता हो जाए, क्योंकि ये विपक्षी एकता हुई कि जनता अपनी एकता बना लेगी। अच्छा, सारे इकट्ठा हो रहे हो, ठीक, बस इतना ही है इसमें और कुछ नहीं है। आप सोचिए कि यहां मीटिंग कर रहे हो यार, और कलकत्ता में कांग्रेसी और एक दूसरे के बड़े बड़े नेता एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। कुछ छोटा मोटा बोल दे तो बात अलग है ना। अधीर रंजन चौधरी, इस मीटिंग के बारे में अधीर रंजन चौधरी को ब्रीफ किया गया होगा ना। अधीर रंजन चौधरी बिना कांग्रेस से पूछे वो बोला क्या है बात? बोला राहुल गांधी ने कहा होगा चलो भाई हम मीटिंग में चले जाते हैं, नीतीश बहुत परेशान है, बाटी चोखा खा आते हैं। तुम एक काम कर देना कि कहीं यहाँ की जनता को ये ना लगे कि कांग्रेस और टीएमसी मिल गई है मीटिंग में, तो तुम तब तक एक बयान दे देना, चोर और बना देना इसको। ये भी तो समस्या है ना। अब केजरीवाल को भी जानते हैं केंद्र की राजनीति नहीं करनी है उसको भी अभी राज्य की राजनीति करनी है। उसको पता है कि अगर कांग्रेस से गठबंधन कर लिया तो वोट हमको कौन देगा राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, कौन देगा वोट? भाजपा का तो वोट उसको मिलने वाला नहीं। सब पूरे मजे ले रहे हैं आज, मतलब जिसको बोले ना, आज एक तरफ सुबह उठते ही तो उनकी स्पीच, मोदी जी की स्पीच, हर यूएस का जो बंदा है A to Z, जो भी उनको जो भी कुछ भी है वॉशिंगटन डीसी में है, ज्वाइंट सेशन था कांग्रेस का, वहां पे ऑटोग्राफ लेने के लिए पहुंचा हुआ है। एक तरफ हमारा विपक्ष। अच्छा, विपक्ष में एक सबसे ना कटाक्ष आया हुआ है जिनकी बहुत चुभी हुई थी। अविनाश भाई ये देखो स्क्रीन के ऊपर यशवंत सिन्हा का स्टेटमेंट।
Only a year ago, when elections were taking place for the post of Rashtrapati, Nitish Kumar did not think it fit to even take my telephone calls. Today, he is torchbearer of opposition unity. Momentous 12 months of for change of heart. कटाक्ष अच्छा खासा मार रहा है। Right. मैं आपको बता रहा हूं, इन्हीं विपक्षी एकता में से हेमंत सोरेन किधर थे? नहीं, हेमंत सोरेन थे इस मीटिंग में आज मीटिंग में थे हेमंत सोरेन। नहीं कह रहे क्यों मारा है, इसीलिए ना, और उसी राज्य से आते हैं, तो बहुत कहानी होनी है। देखिए, रिप्लेसमेंट दूसरे का होता तो समस्या थी, खुद से खुद का रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे ये लोग, समस्या ये है। स्मृति ईरानी ने कटाक्ष ले लिया। जैसी बाहर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वो बाहर आई, इन लोगों ने कहा द चॉइस इज बिटवीन कांग्रेस भारत जोड़ो और बीजेपी एंड आरएसएस भारत तोड़ो, राहुल गांधी का स्टेटमेंट। उसके जवाब में स्मृति ईरानी ने वैसे ही अच्छा सा स्टेटमेंट दिया, आई थैंक कांग्रेस फॉर अनाउंसिंग कांट डिफीट पीएम मोदी अलोन। और कटाक्ष पे कटाक्ष दोनों तरफ से चालू हो गए। जेपी नड्डा, अमित शाह, सब मतलब इनकी मीटिंग खत्म भी नहीं हुई थी जब सबके बयान आने शुरू हो चुके थे ऑलरेडी। फोटो सेशन चल रहा है पटना में। ये अमित शाह का आया हुआ था, उसके बाद जेपी नड्डा का आया हुआ था। जेपी नड्डा ने सीधे सीधे बोला लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को तो इंदिरा गांधी ने जेल में डाला था। एक चीज और आपको मजेदार बताता हूँ जी। जैसे ये मान लीजिए इनकी विपक्षी एकता व्यक्ता है जो अपनी, चलिए ठीक है, ये हो जानी चाहिए, होते रहना चाहिए। राजनीति में क्या है कि कुछ हो ना हो, हल्ला गुल्ला बराबर मचता रहना चाहिए। अभी लैंड करने दीजिए अपने अपने स्टेट में इन लोगों के प्लेन जाकर के, और 24 घंटा बीतने दीजिए, असेसमेंट करने दीजिए इन लोगों को। आपस में ये लोग पहले तौल मोल करें, जब तौल मोल कर लेंगे आपस में, फिर समझिएगा, फिर सुनिएगा कि क्या क्या आता है। भाजपा कुछ करने की जरूरत नहीं है, भाजपा सिर्फ मौज ले, आपस में ही एक दूसरे को जूता लेकर के दौड़ाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए, वोट किसी का नहीं बढ़ने वाला है कहीं पे भी इस एकता में। अरे भाई, कांग्रेस, नीतीश, जेडीयू तो नीतीश और आरजेडी तो पहले ही बिहार में है। मजा तो तब आया ना कि कांग्रेस और ममता बनर्जी और वामपंथी दल बंगाल में इकट्ठा हो, एक साथ लड़े। लेकिन चोरों की पार्टी के साथ अधीर रंजन चौधरी कैसे जाएगा? वो तो कह रहा है कि तुम दिल्ली जाओ चाहे पटना। जी। और नीतीश कुमार पे भी भरोसा नहीं है कांग्रेस के टॉप लीडरशिप को। लालू किसी भी तरीके से चाहता है मेरे बेटे का लाइन क्लियर हो जाए, इसको तुम लोग कुछ संयोजक बना दो, तो इससे मैं कह दूं कि देखिए नीतीश जी, अब आप बहुत बड़े नेता हो गए, प्रधानमंत्री की रेस में चले गए, मुख्यमंत्री छोड़िए और देश भर में चुनाव कराइए, मेरे बेटे का मार्ग प्रशस्त हो, इसको भगाओ यहां से। इसके चक्कर में वो सब स्टेटमेंट दे रहे थे, तो ओवैसी ने कहा कि मैं पीछे क्यों रहूं, तो ओवैसी भी आ गए। व्हाट इज द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ऑल दीज पॉलिटिकल लीडर्स हु हैव असेंबल्ड देयर, इन्होंने भी क्वेश्चन कर लिया। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे मतलब जो मुझे सुबह किसी ने कहा फोन करके और क्वेश्चन किया, इन सभी को इनके हिस्से का चंदा मिल चुका है क्या? जो ऑपोजिशन यूनिटी की बात चल रही है, कहीं जॉर्ज सरोज वाला फंड आ गया, सबको मिल गया? क्योंकि लक्षण तो वही लग रहे हैं, चंदा बढ़ चुका है क्या? 7100 करोड़ है, तो वो चंदा तो इनके में से किसी के बूते का है नहीं। वो चंदा दो ही व्यक्ति ला सकते हैं, ठीक है, और हजम कर सकते हैं, एक है केजरीवाल, एक है कांग्रेस, ठीक है। इसके अलावा और कोई उस चंदे को न ला पाएगा न हजम कर पाएगा। तो दोनों के रुख से तो ऐसा ही लग रहा है। बाकी एक चीज बस मान करके चलिए कि राजनीति में 2+2 अगर होते तो राजनीति 2+2 4 होती। राजनीति में 2+2 200 भी होते हैं और 2+2 0 भी होते हैं, माइनस भी हो जाते हैं कभी कभी, और कुछ नहीं। और ये विपक्षी एकता बने, ठीक है, इंटरटेनमेंट चलना चाहिए, राजनीति भी अब इंटरटेनमेंट हो गई है, कुछ ना कुछ चलना चाहिए, है ना।
एक्चुअली में एंटरटेनमेंट हो गया, बट जो एक्चुअली ये जो न्यूज आई कि कुछ कुछ चंदा पहुंच गया है कुछ कुछ जगह पे, तो मैंने कहा इसको कैसे छोड़ा जाए, क्योंकि सारा खेल तो पैसों का ही होता है, सबके पीछे ईडी और सीबीआई लगी हुई है। इसीलिए हर कोई अपने स्कैंडल्स को बचाने के लिए, हर कोई अपने स्कैम्स को बचाने के लिए कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर कर रहे हैं। तो खेल तो सारा पैसों का ही है, इसीलिए। अविनाश भाई, एक क्वेश्चन है, आप ले लीजिए। हाउ बिग ऑफ अ थ्रेट इज बीएसपी एंड कांग्रेस अलायंस? कोई मतलब नहीं, बीएसपी नथिंग। तो कभी इनके साथ आएगी भी नहीं कांग्रेस के साथ में, एज फार एज आई नो। पूरे भारत के मुसलमान चाहे जिसको वोट दें, उत्तर प्रदेश के मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, एक बात क्लियर समझ लीजिए, ठीक। और समाजवादी पार्टी ही जो कुछ है फाइट में है, लड़ाई में है उत्तर प्रदेश में। बेसिकली बसपा इट्स बिटवीन न बीजेपी लड़ाई, एंड समाज। बसपा बसपा और कांग्रेस मिल जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। हालांकि जयंत चौधरी के भी मिलने की बात आ रही है, जयंत चौधरी भी मिल जाए, क्या फर्क पड़ेगा? जयंत चौधरी और बसपा मिल जाएं तो भाजपा का और फायदा हो जाएगा कांग्रेस के साथ। जाटव ने इतने जाटवों को मार रखा है, जाट और जाटव, जाटव बसपा के वोटर हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट 50% भाजपा के वोटर है, जो 50% है उसमें जयंत चौधरी है। उन्होंने इतना मार रखा कि गांव में वोट ही नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूं ना, लखनऊ में गठबंधन बनने से क्या होगा? वोटरों के बीच में गठबंधन बनना चाहिए ना। देखिए, कॉम्बिनेशनल पॉलिटिक्स में मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव जो 125 सीट जीते थे ना, उसमें ओम प्रकाश राजभर की बहुत बड़ी भूमिका थी। उसमें अनुप्रिया पटेल की बहन जो अलग पार्टी चलाती, पल्लवी पटेल की बड़ी भूमिका थी। ये छोटे छोटे दल जो होते हैं, एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, एक पर्टिकुलर कास्ट बेस वोट को लेकर के एक तरफ वो ज्यादा बेनिफिट दे देंगे। जहां आपकी प्रेजेंस नहीं है, वहां जिसकी प्रेजेंस है उसके साथ गठबंधन करना फायदेमंद होता है। जहां दोनों पार्टियों का प्रेजेंस होता है, वहां पे अगर आप गठबंधन करते हैं और तीसरी पार्टी के साथ आप मुकाबला करते हैं, तो आपका नेता ही आपके खिलाफ बगावत कर देता है अंदरूनी रूप से। यह समस्या है। अखिलेश यादव के भाई क्यों हार गए आजमगढ़ से चुनाव? अखिलेश यादव के भाई इसीलिए चुनाव हार गए कि आजमगढ़ के लोकल नेताओं को लगा कि चलो अखिलेश लड़ते थे, मुलायम लड़ते थे, तो समझ में आता था कि तुम्हारे बाप की, तुम्हारे खानदान की पुश्तैनी सीट थोड़ी ना हो गई यहाँ पे कि तुम जब आओगे तब लड़ाओगे यहाँ पे अपने लोगों को। अखिलेश बड़े नेता, सबसे बड़े नेता, और मुलायम सबसे बड़े नेता उनकी पार्टी में, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तो जिता दिया। तो वहां बीजेपी ने बहुत अच्छा काम नहीं किया। वहां पे सपा की लोकल लीडरशिप नाराज हो गई। ये भाई कौन सी बात है कि आजमगढ़ में नेता ही नहीं है विधानसभा के लोकसभा का उपचुनाव लड़ने के लिए? ये होता है। देखिए, मैं राजनीति का विश्लेषण जो करता हूं, वो इस बेस पे नहीं करता हूं कि मेरा सेंटिमेंट्स भाजपा की तरफ रहता है। मैं सही बात बताता हूं जो है एक्चुअल ग्राउंड पे जो होता है। नेता आपके पास लोकल में रहने चाहिए। नेता नहीं थे आपके पास कर्नाटक में लोकल में? आप बताइए ना, सिद्धिरमैया और डीके शिव कुमार के कद का कौन सा नेता था आपके पास? एक आपके पास नेता था तो वो रोज आगे पीछे ही कर रहा था। भाई येदुरप्पा के साथ तो केमिस्ट्री नहीं जम रही थी ना टिकट बंटवारे के बाद, और इन पे भ्रष्टाचार का आरोप था ही था आपके मुख्यमंत्री पे। तो आप कन्नड़वासी राज्य में हिंदी बोल करके कितना प्रचार कर लेंगे? मोदी के प्रभाव से तो 65 सीटें मिल भी गई, नहीं तो नहीं मिलती। लेकिन लोकसभा में स्थितियां अलग रहेंगी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि कर्नाटक में लोकसभा में गड़बड़। अरे यार, हद बात है। पिछली बार भी तो इन्हीं की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी जेडीएस के साथ, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था कर्नाटक में, तो क्या फर्क पड़ गया? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी ना जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तो पिछली बार क्लीन स्वीप कर दिया भाजपा ने।
जिस केजरीवाल को लेकर के, दिल्ली को लेकर के आपस में लोग व्यंग करते हैं, 100% सीटें भाजपा को नहीं दिया लोकसभा में, दोनों लोकसभा में दिया, 14 में भी दिया, 19 में भी दिया, और इधर जब विधानसभा आता है तो एकदम अपोजिट केजरीवाल की तरफ चला जाता सब कुछ। इसलिए मैं कहता हूं राजनीति 2+2 4 नहीं होती, राजनीति 2+2 कुछ भी हो जाती है। और राजनीति पॉलिटिक्स एकदम समझिए न 360 डिग्री एंगल बनाती है, न 180 बनाती है, न 90 बनाती है, ये बनाती है जलेबी। और जितना आपका बढ़िया होगा सीरा, चाशनी जितनी बढ़िया होगी आपकी जलेबी होगी उतनी मीठी। बहुत अगर आप बहुत अच्छा कुछ करेंगे तो उसके ऊपर या तो कुछ जगह लोग दूध जलेबी खाते हैं, कुछ जगह दही जलेबी खाते हैं, कुछ जगह मलाई जलेबी खाते हैं, कुछ जगह खोआ जलेबी खाते हैं। भारत में अलग अलग जगह पे जलेबी हर जगह मिलती है। कोई रिफाइंड वाली खाता है, कोई डालडे वाली खाता है, कोई देसी घी वाली खाता है। तो जितना आप मटेरियल डालेंगे वो उतना ही रहेगा। लेकिन राजनीति जलेबी है, कोई सीधा सीधा यहाँ पे एक सेंटिमेंटल फार्मूला नहीं कि ये फार्मूला लगा दीजिए बस सब काम हो गया। फार्मूला जितना लगाना है विपक्षी दलों को लगा ले, उसमें क्या फर्क पड़ता है। थैंक यू सो मच अविनाश जी आने के लिए और अपने व्यूज शेयर करने के लिए। मजा आ गया सुन के, बड़े दिन बाद आपकी एनालिसिस सुनी। और वही है, सबकी बत्ती गुल है, 16 दूल्हे हैं। आप देखते हैं आगे क्या होगा। अभी शिमला की भी वेट करते हैं। अभी तक तो हम 23 की वेट कर रहे थे, अब शिमला की वेट करने की जरूरत है। जी आप कुछ कहने वाले थे? 15 पहुंचे थे, 18 की बात थी। शिमला में 15 पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे यह देखिए। यह नीतीश की थी, यह नीतीश की थी विपक्षी एकता, शिमला में कांग्रेस की विपक्षी एकता। यहां नीतीश की सरकार थी, शिमला में कांग्रेस की सरकार है। यहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने पे आए थे, वहां प्रियंका गांधी के कहने पे आएंगे। और दाल में के मूसल हैं राहुल गांधी पूरे इस एपिसोड में। उनके पास वो 4 थे कहानी है, लोकतंत्र खतरे में है, मोहब्बत की दुकान लेने आया हूं, मोहब्बत की दुकान बांटूंगा, भारत जोड़ दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, बस इसके अलावा और कोई उनके पास कुछ है वह नहीं। ये स्थिति है। तो फाइनली आप देखिएगा। जी थैंक यू सो मच। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। पहले इन भाई साहब का चैनल सब्सक्राइब करने लेना। इस वक्त 1600 से के आसपास लोगों ने हमें देखा है, तो की फैक्ट पहले सब्सक्राइब कर लेना। और फिर ऑब्वियसली ऑल्टरनेट मीडिया पे तो आप हैं ही। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, हमसे गेट इन टच करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।